नमस्कार। मेरा नाम सिद्धार्थ चित्रांशी है। मैं 3 छोटी छोटी कविताएं आपको सुनाना चाहता हूं। और जब कोई कवि मंच से अपनी कविता सुनाता है तो वो कविता सिर्फ कवि की नहीं रहती, सबकी हो जाती है। तो इसको अपनी कविता समझ के अगर अच्छी लगे तो तालियां बजाइएगा, और ये बात भी याद रखिएगा, जिसने ताली नहीं बजाई उसे माता रानी पाप भी देंगे। खैर, जोक्स अपार्ट, हम सबके परिवार में, रिश्तेदार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जरा सी बात पे ब्रेन वॉश्ड हो जाते हैं। सबके फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे एक ऐसा होता है जिसे देश, जाति, धर्म, इतिहास, व्हाट्सएप फॉरवर्डेड मैसेज, किसी भी बात पे, जरा सी बात पे भड़क जाता है। तो उन लोगों के लिए मैंने कविता लिखी थी। कविता का शीर्षक है तुम मिट्टी का तेल हो बे। तुम मिट्टी का तेल हो बे, भरकर जिसको अलग अलग पीपियों में चिपका कर लेबल जाति, धर्म और पार्टी का बांट देते हैं अलग अलग खेमों में, ताकि कोई खोल कर तुम्हारे दिमाग का ढक्कन भर दे सके उसमें अपने नफरत की चिंगारी, और उड़ेल दे कुछ सूखी हुई लकड़ियों पर। लकड़ियां जो किसी का आशियाना बन सकती थीं, लकड़ियां जो किसी बूढ़े का सहारा बन सकती थीं, लकड़ियां जो किसी प्रेम का इशारा बन सकती थीं, वो जल रही हैं भय का शासन सजाने को। वो सुलग रही हैं कोयले का सिंहासन बनाने को, ताकि उस पर बैठकर कोई हाकिम सेक ले कुछ नर्म नर्म रोटियां, भून ले कुछ गर्म गर्म बोटियां, और उठकर उन्माद और विलास में बटोरे नई लकड़ियां अपने पास में, फिर खोज कर तुम्हारे जैसी पीपियां, भर दे उनमें नफरतों की तीलियां, और तुम भुला दिए जाओगे इस राग में, और तुम भुला दिए जाओगे इस राग में, खुद जल के खत्म हो रहे हो इस आग में, क्योंकि तुम मिट्टी का तेल हो बे, क्योंकि तुम मिट्टी का तेल हो। हम लोग इस समय शीरोज कैफे में खड़े हैं। मतलब ये दिखाता है कि किस तरह एडवर्स परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में स्त्रियां लड़ झगड़ के आगे आती हैं। तो ये कविता लिखने से पहले मेरी 5 साल की बेटी को मैं किसी एक अच्छे बाप की तरह रामायण की कथा सुना रहा था। पूरी कथा सुनने के बाद उस 5 साल की बच्ची ने मुझसे पूछा कि पापा, सीता मैया भी देवी थी, बहुत स्ट्रांग थी। मैंने कहा हाँ, बहुत स्ट्रांग थी। तो उसने मुझसे सवाल पूछा, अगर वो देवी थी, बहुत स्ट्रांग थी, तो रावण को उन्होंने क्यों नहीं मारा? रावण को राम ने क्यों मारा? उस तरह तो मैंने किसी तरह उसको बरगला दिया, लेकिन मेरे दिमाग में बात रह गई, तो मैंने इस पे एक कविता लिखी है जिसका नाम है वैदेही। ध्यान दीजिएगा, ये अलग तरीके की फेमिनिज्म है कि वैदेही अब देह धरो तुम। वैदेही सीता माता को बोलते हैं। वैदेही अब देह धरो तुम, कब तक नाम पुकारोगी, अपनी शक्ति से सचकर कब रावण को संहारोगी। और काल विकट है संकट भारी, काल विकट है संकट भारी, सबको आगे बढ़ना है, तोड़ के मेरू पीठ को तेरी, रौंद के सबको चढ़ना है। कुछ बोलेंगे मर्यादा है, कुछ बोलेंगे मर्यादा है, जंजीरों का अस्तर है, कुछ बोलेंगे तेरी सीमा घर की चौखट बिस्तर है, कुछ बोलेंगे शक्ति स्वरूपा ये तो सबसे बेहतर है, कुछ बोलेंगे ये नारी है पुरुष तो तुझसे कमतर है। ये बातें ही तो प्रबल पाश हैं, ये बातें ही तो प्रबल पाश है, बोध को तेरे बांधेंगी, और खींच के देखी लक्ष्मण रेखा, क्या इसको अब भी लांघेगी। जो करना है स्वयं करो अब, हरि की कब तक आस लखोगी, और दशानन के कानन में काहे का उपहास सहोगी। अपनी रेखा खुद ही खींचो, अपनी रेखा खुद ही खींचो, स्वयं की क्षमता जानो तुम। और हर स्त्री ये बात समझता है, अरी मतलब दुश्मन होता है, हर स्त्री ये बात समझती है कि अपनी रेखा खुद ही खींचो, स्वयं की क्षमता जानो तुम। घर और बाहर अरी खड़ा है, प्रत्यंचा तो तानो तुम। ये शक्ति तुम्हारी निज की है, ये शक्ति तुम्हारी निज की है, नहीं नर की कोई अनुकंपा है। एक उड़ान तो भर कर देखो कितनी चौड़ी ये लंका है। और अंतिम 4 पंक्तियां हैं कि हे जनक सुता यूं बहुत हुआ, हे जनक सुता यूं बहुत हुआ, अब खुद पर कुछ उपकार करो, लंका पति भी थर थर कांपे, पीढ़ी एक ऐसी तैयार करो, पीढ़ी एक ऐसी तैयार करो। अब एक बहुत ही वो हो गया, तो एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा। जिसने प्रेम किया है कविता समझ सकता है। और अगर आप उदयपुर गए हो तो उदयपुर में लेक पिचोला के सामने एक छोटी सी पहाड़ी है, करणी माता का मंदिर है। जब आप शाम को उस पे बैठते हैं तो सामने से सूरज डूबता है, ऐसा लगता है जैसे उस झील पे सूरज पिघल रहा हो। हर कोई उस डूबते हुए सूरज को देखने जाता है। लेकिन जब मैं अपनी प्रेमिका के साथ गया, जो मेरी श्रीमती जी भी हैं, जब मैं उनके साथ गया तो मुझे ये नहीं लगा कि मैं शाम को देखने आया हूं,
बल्कि मुझे ऐसा लगा कि शाम उनको देखने आई है। तो आप यहाँ पे बिंबों को देखिएगा, बिंब को देखिएगा कि किस तरह से शाम जहां एक तरफ लालिमा आ रही है और एक तरफ अंधेरा हो रहा है, रात भी हो रही है। तो आप देखिएगा, छोटी सी कविता है कि सर्द हवा की भीनी शाम। सर्द, आप इमेजिन कीजिए कि आप वहां लेक पिछोला के ऊपर बैठे हैं। सर्द हवा की भीनी शाम, कुछ सिरहन से झीनी शाम। सर्द हवा की भीनी शाम, कुछ सिरहन सी झीनी शाम, और तुम संग क्या बतलाऊं वाली, क्या देकर सब छीनी शाम। और देखिए अब शाम आ रही है, हम शाम को नहीं देख रहे हैं कि नैनों में भरने को तुमको, नैनों में भरने को तुमको रवि की ढ्योड़ी वारी शाम, और पीहर का घर छोड़ चली जो, पीहर का घर छोड़ चली जो, भोर दुलारी प्यारी शाम। अब यहां कल्पना देखिएगा कि रात का घूंघट, रात हो रही है शाम के साथ, रात का घूंघट चांद की टिकली, रात का घूंघट चांद की टिकली, गाल के लाली जैसी शाम, और जिसमें सजन के नाम को ढूंढे हाथ हिना सी काली शाम। हिना का रंग जितना काला होता है उतना ही प्रीत माना जाता है कि रात के घूंघट चांद की टिकली, गाल के लाली जैसी शाम, जिसमें सजन के नाम को ढूंढे हाथ हिना सी काली शाम, और स्पर्श तुम्हारा महके तब, स्पर्श तुम्हारा महके तब, हुई खुसरो की कव्वाली शाम। स्पर्श तुम्हारा महके तब, हुई खुसरो की कव्वाली शाम। और आखिरी की दो लाइंस उत्तर प्रदेश का रहने वाला तो खासतौर पे समझ जाएगा कि स्पर्श तुम्हारा महके तब, हुई खुसरो की कव्वाली शाम, और अधरों को चख हो जाती है, अधरों को चख हो जाती है लखनऊ सी मत वाली शाम, सर्द हवा की भीनी शाम। शुक्रिया।